तो हेलो मेरे एमपी बोर्ड के प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अरिविहान पर, जो है आपका फेवरेट पर्सनलाइज और इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां हम लोग आपकी बोर्ड परीक्षाओं को बना रहे हैं आपके लिए आसान। तो आज हम लोग इसी क्रम में पहुंच चुके हैं हमारे अध्याय क्रमांक 3 में, और इस अध्याय क्रमांक 3 का नाम क्या है? आपका जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इस चैप्टर से यानी अध्याय क्रमांक 3 से हमारी परीक्षाओं में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि कौन से वो एक मार्कर क्वेश्चंस होते हैं जो इन टॉपिक्स से बनते हैं, जैसे आपके सही विकल्प हो गए, रिक्त स्थान हो गए, आपके सत्य सत्य हो गए, और एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, उसके बाद सबसे मेनली हम लोग ये देखते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज क्या है हमारी एग्जाम के लिए। और ये जो वेटेज निकाला गया है वो आपके 10 वर्षों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो पूर्व परीक्षा के प्रश्न पत्र है, उनको एनालिसिस करके निकाला गया है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी यहां से संभावना बनेगी उसी तरह के क्वेश्चन बनने की जो मैं यहां पर आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए मेरे साथ जल्दी शुरुआत करते हैं आज, और देख लेते हैं हमारे अध्याय क्रमांक 3 को। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर का वेटेज है कितना। अब मैंने दोनों प्रीवियस चैप्टर्स में भी आपको बताया था, जहां पे हमने बात करी थी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से, दूसरी हमने बात करी है आपका मानव जनन की। अब इसी यूनिट का तीसरा चैप्टर है ये हमारा जनन स्वास्थ्य। अगर मैं बात करूं इकाई की, क्योंकि देखो आपको अब तक तो ये समझ में आ गया होगा मेरे दोनों लेक्चर्स देख के कि क्या है, हमें इकाई वाइज दिया गया है कि कितना वेटेज होगा एग्जाम में, है ना। और इस इकाई का नाम क्या है? जनन। अब इस इकाई से आने वाले हैं 16 मार्क के क्वेश्चन, पर इसको एमपी बोर्ड ने डिफाइन नहीं किया है कि आखिर इस इकाई के अंदर में आने वाले वो 3 चैप्टर जो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, उसके बाद एक क्या है आपका मानव जनन, और एक है बेटा जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो इन तीनों को कैसे डिवाइड किया जाए कि ये 16 मार्क आपके आ जाएंगे। तो मैंने पुराने 10 वर्षों के पेपर हमने हमारी टीम ने बहुत ज्यादा गहन तरीके से एनालाइज किए। उसके बाद हमने एक पैटर्न निकाला एमपी बोर्ड का कि किस चैप्टर का वेटेज आखिरकार किस किस ईयर में कितना रहा है, और उन सब को बहुत सोच समझ के गहन विचार करके आप लोगों के लिए ये वेटेज तैयार किया है। जहां पर हमने पिछले 2 चैप्टर्स में क्या देखा कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन जो है वो लगभग लगभग 7 से 8 मार्क का आता है, तो हमने मोटा मोटा 8 मार्क लेके इस पे काम किया था। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी कि भैया जो हमारा मानव जनन चैप्टर है, मानव जनन से आ जाते हैं आपके लिए 5 मार्क के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो है एकदम अप्रोक्स वाले खेल में हमने बनाया है कि भाई 4, 5 या 6 में हो सकता है, तो हम मोटा मोटा क्या है 5 को लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसका माध्य निकाल लिया हमने कि 5 के क्वेश्चन तो आ सकते हैं। अब ये कभी हो सकता है कि 6 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा क्या लेके चल रहे हैं, इसकी प्रायिकता लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 8 और 5 कितने हो गए भैया? तो 8 और 5 हो गए आपके 13 मार्क। ठीक है, अब बचते कितने हैं? 16 में से 13 हट गए तो 3 बचते हैं। अब ये 3 आपको हो सकता है कि जनन स्वास्थ्य से पूछ लिए जाए। अब ये जो 3 है एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा ना कि सर 3 ही मार्क का आएगा। ये तो परीक्षा नियंत्रक पे या परीक्षा में पेपर बनाने वालों पर भी निर्भर करता है। तो हम इसको मान लेंगे 3 या 4 अप्रोक्स की 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पर हमने इसको एक माध्य लेकर के क्या मान लिया भैया, 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसी बेसिस पे अपन लोग देखने वाले हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब हमने जैसे बात कर ली है कि चैप्टर का वेटेज क्या है, 3 मार्क का है, और मोस्ट ऑफ दी आपको यहां से 3 मार्क का या तो एक आध क्वेश्चन देखने मिल जाता है, या तो फिर 3 मार्क के आपके 1 नंबरीय प्रश्न देखने मिल जाते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव कितने आ सकते हैं। तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव 3 आ जाए, बाकी कुछ ना आए। ठीक है,
तो यहां से 3 मार्क निकल जाएंगे। और हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव 1 आ जाए और वेरी शॉर्ट में एक क्वेश्चन आ जाए, तो यहां पर 2 और 1 3 ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए, ठीक है। और बिल्कुल भी आपका 3 मार्क का एक भी नहीं आया और 4 का तो अभी संभव नहीं मान रहे हम, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव 1 भी ना आए और उसके बाद में वेरी शॉर्ट है वो भी एक भी ना आए। हो सकता है कि 3 मार्क के लिए एक प्रश्न पूछा जाए और 4 को हमने संभव नहीं समझा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का खेल हो सकता है कि अपनी परीक्षा में क्वेश्चन देखने मिल जाए, पर मैं यहां बिल्कुल भी आपको मना नहीं करूंगा कि 4 मार्क का कोई प्रश्न नहीं आ सकता इस चैप्टर के अंदर से। हो सकता है कि कुछ ना आए, इन 2 चैप्टर्स में से कोई एक आध 2 मार्क कम कर दे और इसका वेटेज बढ़ा दे। ये पूरा पूरा निर्भर कर रहा है परीक्षा में प्रश्न बनाने वालों पे, ठीक है। ये जो बनाया गया है 3 से 4 मार्क का जो हमारा गैसिंग है वो हमने निकाली है पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों को एनालिसिस करके। तो मान के चल रहे हम 3 मार्क को, पर 4 मार्क का भी प्रश्न इससे आ सकता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आने वाले जो पूरे लेक्चर भर में हम बात करेंगे 1 2 3 4 सभी तरह के प्रश्नों में कैसे उत्तर लिखना है इन टॉपिक से, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने बात खत्म कर ली है कि कितना क्या वेटेज होने वाला है। अब बात करने वाले हैं हम लोग क्या, उन मुख्य टॉपिक्स के 1 मार्कर प्रश्न से जो आपके परीक्षा में कितने के लिए आएंगे, ऑब्वियसली 1 मार्क के लिए आएंगे क्योंकि 1 मार्कर है, ठीक है। पर ये वैरायटी में हो सकते हैं, हो सकता है कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाए, हो सकता है कि रिक्त स्थान हो जाए, या हो सकता है कि सत्य असत्य, या हो सकता है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और यहीं से समझने की कोशिश करेंगे कि आगे हमारे लिए टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न दिया गया है, कौन सी गर्भ निरोधक विधि में शुक्र वाहिका को काटकर बांध दिया जाता है। बात क्या हो रही है यहां पर कि गर्भ निरोधक विधि की बात की जा रही है ना। और उसके बाद में बोला गया है कि शुक्र वाहिका को काट कर बांध दिया जाता है। शुक्र वाहिका होती क्या है, शुक्र वाहिका पाई जाती है मनुष्य के वृषण में, ठीक है। और ये जो मनुष्य का वृषण है वो हमें पता है कि ये किस प्रजनन तंत्र का एक अंग है, ये है नर प्रजनन तंत्र का नर प्रजनन तंत्र का एक अंग। वृषण जो है नर प्रजनन तंत्र का एक अंग है, यानी नरों में ही या पुरुषों में ही क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। तो अब बोला गया है कि शुक्र वाहिका काय में पाई जा रही है, तो हमको पता चल गया है कि शुक्र वाहिका पाई जा रही है वृषण में। और वृषण किस में पाए जा रहे हैं भाई साहब, नर में पाए जा रहे हैं। और नरों में या जो पुरुष है, पुरुषों में एक सुविधा होती है, गर्भ निरोधक की सुविधा होती है, एक विधि होती है जिसका नाम होता है भाई साहब क्या, नसबंदी, है ना। इसको हम वेसेक्टोमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेसेक्टोमी भी बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार वेसेक्टोमी नाम भी आ जाता है, ठीक है। तो नर प्रजनन तंत्र में एक गर्भ निरोधक काम होता है, गर्भ निरोधक विधि होती है जिसमें शुक्र वाहिका को काटकर बांध दिया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, नसबंदी बोला जाता है या वेसेक्टोमी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। और ये एक टॉपिक भी है जो बहुत बार आपके परीक्षा में 3 मार्क के लिए पूछा गया है और देखा गया है ऐसा कि 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। कभी बोल देता है कि वेसेक्टोमी या नसबंदी को परिभाषित कीजिए, कभी ऐसा बोल देता है कि उस गर्भ निरोधक विधि को समझाइए जो शुक्र वाहिका को काटकर बांध दिया जाता है या जिसमें शुक्र वाहिका को काटकर बांध दिया जाता है। तो ये एक तरह का इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बन जाता है इस चैप्टर से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को पढ़ेंगे और अगले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। क्या लिखा गया है भाई साहब, लिखा गया आईयूडी का प्राथमिक कार्य क्या है। आईयूडी, आईयूडी का पूरा नाम क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है, 1 मार्क के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। आईयूडी का पूरा नाम क्या है, आई फॉर इंट्रा, यू फॉर क्या होगा, यूटेरियन, और डी फॉर होगा आपका डिवाइस, ठीक है। इंट्रा यूटेरियन डिवाइस 1 मार्क के लिए आ सकता है, याद रख लेना, ठीक है। तो आईयूडी का प्राथमिक कार्य क्या है, अब इसका काम क्या है ये समझना जरूरी है।
आईयूडी कब यूज किया जाता है? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी जो नर युग्मनज है और मादा युग्मनज को आपस में निषेचन न करने दिया जाए तब उपयोग किया जाता है आईयूडी का। और इसका उपयोग कहां किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है यूटेरस में, यानी इसीलिए तो हमने बोला कि इंट्रा यूटेरियन डिवाइस इसको बोल दिया है, ठीक है, जिसका उपयोग कहां किया जाता है? यूटेरस में। क्या करने के लिए? शुक्राणुओं को अंडाणु तक पहुंचने से रोकने के लिए महिला के अंदर में ये डिवाइस फिट कर दिया जाता है, जिससे जब कोई महिला संबंध बनाती है किसी पुरुष से तो जो उसके शुक्राणु उस महिला के अंडाणु तक जाने वाले थे यूटेरस में फिट कर दिया जाता है। और क्या किया जाता है? जब ये जो आपका नली है मान लो और यहां पर एक अंडाणु है, चलो इसको मैं मिटा दूं, इसको देख लिया है आपने, ठीक है, ये है नली आपकी, क्या है? यूटेरस है, ठीक है, ये जो महिलाओं में पाई जा रही, ठीक है। उसके बाद मान लो कि ये एक अंडाणु है जिस तक के कोई शुक्राणु जाएंगे। अब ये बांधीकरण क्या किया जाएगा? आईयूटी के द्वारा। आईयूटी में क्या किया जाएगा? यहां पर कोई एक बैरिकेड लगा दिया जाएगा जिससे ये जो शुक्राणु है यहां जाने के पहले यहीं रुक जाए और अंडाणु तक ना पहुंच पाए, और इसे ही हम क्या कहते हैं? आईयूडी कहते हैं, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? शुक्राणुओं को अंडाणुओं तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर लिखेंगे। कौन सा गर्भ निरोधक या कौन सी गर्भ निरोधक जो है विधि गर्भावस्था और यौन संचारित रोग दोनों को रोकने में प्रभावी होती है? ऐसी इकलौती या हम बोल सकते हैं ऐसी एक कौन सी गर्भ निरोधक विधि है जो यौन संचारित रोग यानी एसटीडी को रोकने में और साथ ही गर्भावस्था को रोकने में दोनों में कारगर होती है? अब एसटीडी से याद आया एक मार्क का प्रश्न। एसटीडी का पूरा नाम याद कर लेना, एक मार्क के लिए पिछले वर्षों में पूछा गया। क्या होता है भैया? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। क्या होता है? एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब इसको आप यौन संचारित रोग भी बोलते हो। क्या बोलते हो भैया? यौन संचारित रोग। पर अगर आपको एक मार्क के लिए हिंदी में पूछ लिया जाए कि एसटीडी का पूरा नाम लिखिए, और कई बार एमपी बोर्ड ने किया है, तो याद रख लेना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और उसके बाद भले ही आप लिख देना यौन संचारित रोग, तभी मार्क मिलेंगे। अगर आपने लिख दिया एसटीडी का पूरा नाम यौन संचारित रोग तो आपको मार्क नहीं मिलेगा, हो सकता है कि आधा मार्क मिल जाए। तो अगर एक पूरा मार्क चाहिए तो ऐसे ही लिखना, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके एसटीडी की। अब बात कर लेते हैं हमारे प्रश्न की, कौन सा गर्भ निरोधक विधि जो है गर्भावस्था और यौन संचारित रोग दोनों को रोकने में प्रभावी होता है? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कंडोम, ठीक है। कॉन्डम ऐसी गर्भ निरोधक विधि है जो दोनों चीजों में काम आती है, एक तो गर्भावस्था को भी रोकती है और साथ ही यौन संचारित रोग जो होते हैं, जैसे बहुत बड़ा एक यौन संचारित रोग है आपका एड्स, उसको भी बचाव करने में मदद करता है। और ऑप्शन सी जो होगा कॉन्डम, वो बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं रिक्त स्थान भरिए, और उसका देखेंगे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। फेलोपियन ट्यूब के एक हिस्से को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाने या अवरुद्ध करने की प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब प्रश्न को बहुत ज्यादा समझना, उसके एक एक शब्द को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही आपको करना चाहिए। यही मैं बोलूंगा कि प्रश्न एक नहीं 2 बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। कई बार बच्चे ऊपर ऊपर प्रश्न पढ़ लेते हैं और उसके बाद में कुछ भी आंसर लिख के आ जाते हैं और फिर बाद में रोते हैं कि सर हमारे मार्क कट गए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, एक नहीं 2 बार पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि सामने वाले ने पूछा क्या है। प्रश्न क्या पूछा है? फेलोपियन ट्यूब। यहां से एक आपको इशारा मिल गया, फेलोपियन ट्यूब होती किसमें है? महिलाओं में, ठीक है। महिलाओं के प्रजनन तंत्र में पाया जाता है क्या? फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब इसके एक हिस्से को शल्य चिकित्सा यानी क्या होता है? सर्जरी करके, यानी महिलाओं में जो फेलोपियन ट्यूब है उसके एक हिस्से को सर्जरी करके, काट करके या हटा करके या अवरुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
तो देखो इसके लिए बहुत बढ़िया और शानदार टिक बता रहा हूं आपको। ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी होती कि वेसेक्टोमी होती, या पुरुषों में ट्यूबेक्टोमी होती कि वेसेक्टोमी होती। तो इसका बहुत बढ़िया है। देखो जहां फेलोपियन ट्यूब की बात आई, ट्यूब से समझ लो, ट्यूब को कट कर दिया तो क्या हो गया, ट्यूबेक्टोमी। क्या हो गया, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब को कट करेंगे, ट्यूबेक्टोमी। और क्या होता है, ट्यूब किस में होती है, महिलाओं में होती है। फेलोपियन ट्यूब की बात हो रही है तो महिलाओं में होगी ट्यूबेक्टोमी, ये याद रख लेना। उसके बाद अगर वेसेक्टोमी बोला जाए तो क्या होता है, पुरुषों में वास डिफरेंस होता है। क्या होता है भाई साहब, वास डिफरेंस। अब इस वास डिफरेंस को अगर काटेंगे तो क्या होगा, वेसेक्टोमी। वॉसेक्टोमी को वेसेक्टोमी पढ़ लो, क्या हो जाएगा, पुरुषों में वेसेक्टोमी क्योंकि वास डिफरेंस काट रहे। महिलाओं में क्या हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब काट रहे तो ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना, याद रख लेना, ऐसी ट्रिक से याद रख लेना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे आम प्रकार का हार्मोनल गर्भ निरोधक कौन सा है। देखो आम प्रकार का हार्मोनल गर्भ निरोधक बोल दिया जाए, या फिर एक सप्ताह वाला गर्भ निरोधक बोल दिया जाए। ठीक है, एक सप्ताह में एक बार वाला गर्भ निरोधक बोल दे, या फिर बोल दे कि सबसे आम प्रकार का यानी सबसे नॉर्मल गर्भ निरोधक कौन सा है, या फिर ये बोल दे कि फर्स्ट इंडियन या पहली भारतीय गर्भ निरोधक गोली का नाम क्या है। तो तीनों का एक ही उत्तर आएगा, सहेली। ठीक है, पहली भारतीय गर्भ निरोधक जो प्रॉपर हमारे इंडिया में बनी थी वो वाली गर्भ निरोधक गोली है सहेली। इसको हफ्ते में एक बार लिए जाने वाली ये गोली है। उसके बाद में मौखिक गर्भ निरोधक का एक सबसे ज्यादा बड़ा और अच्छा उदाहरण है। मौखिक गर्भ निरोधक किसको बोलते हैं, ऐसी चीज जिसको अपन मुंह मतलब मौखिक तौर पे खाएंगे या मुंह से खाएंगे और वहां गर्भ निरोधक का काम कर देगी। ठीक है, और उसके बाद हार्मोनल गर्भ निरोधक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये गोली क्या है, गोली के अंदर में ऐसे हार्मोन डाले जाते हैं जो गर्भ निरोधक करने में या गर्भ निरोधन करने में सहायता प्रदान करे। तो तीनों चारों तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस सहेली से, तो याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अगला प्रश्न, क्या होता है, प्रश्न क्रमांक 3, भ्रूण असामान्यताओं के परीक्षण के लिए एमनियोटिक द्रव का नमूना लेना या नमूने लेने की प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहा जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन में ही आपको उत्तर दे दिया गया है, याद रखना पड़ेगा कैसे। भ्रूण असामान्यताओं के परीक्षण के लिए एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है। एमनियोटिक द्रव निकाल के परीक्षण किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एमनियोसेंटेसिस। ये लिखा हुआ है यहां पर, यहां भी लिख दे रहा हूं। क्या हो गया बेटा, ये क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि सामने उत्तर लिखा हुआ है फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, ट्रिक से करने की कोशिश कर लिया करो। एमनियोटिक द्रव को परीक्षण करने की बात की जाए तो क्या लिख देना, एमनियोसिंथेसिस। ठीक है, चलो खत्म करें, आगे बढ़े क्योंकि समय है नजदीक और परीक्षा है पास। तो डरने की क्या बात जब आपके साथ खड़ा है अरिविहान। ठीक है, बात है सत्य असत्य वाले प्रश्नों की, सत्य और असत्य लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 बोल रहा है प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियां गर्भावस्था को रोकने में 100% प्रभावी है। देखो क्या बोला है, जो प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियां है वो गर्भावस्था को रोकने में 100% आपकी प्रभावी होती है क्या। तो देखो इसको ऐसे समझो, अगर जो प्राकृतिक गर्भ निरोधक गोलियां है या विधियां है, मान लो, सॉरी गोलियां नहीं बोलना है, प्राकृतिक जो गर्भ निरोधक विधियां है, अब वो कोई भी गर्भ निरोधक विधि हो सकती है, प्राकृतिक में जितनी आती होगी सब ले लेना। ठीक है, अगर वो विधियां 100% प्रभावी होती तो हमको कृत्रिम चीजें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको कॉन्डोम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको गर्भ निरोधक गोलियां या हार्मोन वाले सिरप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे भाई साहब 100% नहीं प्रभावी है तब तो हमने कृत्रिम या मानवकृत बनाई है, तो बिल्कुल बिल्कुल असत्य है ये बात। ठीक है, तो ऐसे दिमाग लगाना है, बिल्कुल तुरंत आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 बोल रहा है नसबंदी पुरुष नसबंदी का एक प्रतिवर्ती रूप है। अब ये नसबंदी क्या होता है,
नसबंदी जो है पुरुष नसबंदी का एक प्रतिवर्ती रूप है। प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, या आपको इसको बोलेंगे विरोध, विरोधी रूप है, ऑपोजिट है, ठीक है, कुछ भी बोल दो। अब ये जो है नसबंदी जो है सर, वो पुरुष नसबंदी का एक प्रतिवर्ती रूप है क्या, ऑपोजिट रूप है क्या? पुरुष नसबंदी का एक ऑपोजिट रूप क्या है? क्या है? ट्यूबेक्टोमी है। महिला नसबंदी, हालांकि महिला नसबंदी कोई वर्ड नहीं है, पर एक बात समझो, महिलाओं के जो फेलोपियन ट्यूब है उसको काट दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। और नसबंदी किसको बोलते हैं? नसबंदी जो पुरुषों में वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वेसेक्टोमी या नसबंदी। तो पुरुष नसबंदी को ही नसबंदी कहा जाता है। अगर इसके प्रतिवर्ती की बात करें तो महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी होती है, इसलिए ये चीज भी जो है असत्य है। हाँ, अगर ये बोल देता वो कि नसबंदी ही पुरुष नसबंदी का एक रूप है तो हम बोलते सत्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या बोला गया है? मौखिक गर्भ निरोधक रक्त के थक्के के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। तो याद करो, आपने लेक्चर में देखा होगा जब गर्भ निरोधक की बात की जा रही थी और ओरल गर्भ निरोधक या मौखिक गर्भ निरोधक की बात की जा रही थी, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी बताए गए हैं। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? साइड इफेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें आपके हार्ट बीट बढ़ना भी हो सकता है, रक्त में दिक्कतें आना भी हो सकता है, उसके बाद में महावारी भी, महावारी का जो समय है वो भी, जो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, उसका भी समय में दिक्कत आना हो सकता है, लेट आना, जल्दी आना, ये सारी चीजें हो सकती है। तो मौखिक गर्भ निरोधक रक्त के थक्के के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है, क्योंकि ये उसके कुछ एक साइड इफेक्ट में से होता है, ठीक है। पर ये जरूरी नहीं है कि हर एक में ये साइड इफेक्ट दिखे, हो सकता है कि किसी महिला में दिखे, किसी में ना दिखे, ठीक है। तो यहां पर हमने बात कर ली सत्य असत्य की। अब चलते हैं एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए में, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? गर्भाशय ग्रीवा पर रखे जाने वाला एक अवरोधक गर्भ निरोधक विधि क्या होती है? अब देखो क्या होता है गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा क्या होती है? जो फ्रंट वाला भाग होता है उसके अंदर जो जाने वाली जगह है, जो ट्यूब वाली ट्यूब नुमा संरचना है, वो क्या कहलाएगी? आपकी गर्भाशय ग्रीवा कहलाएगी, ठीक है। नलिकार संरचना होती है आपकी गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। गर्भाशय ग्रीवा पर रखे जाने वाला एक अवरोधक। अब ये अवरोधक क्या होता है? ऐसा कोई ब्रेकर, ऐसा कोई ब्रेकर जो अंदर जाने वाली चीजों को रोक दे, तो वो क्या कहलाएगा? अवरोधक कहलाएगा, ठीक है। तो बोला गया है कि जो गर्भाशय ग्रीवा है, गर्भाशय ग्रीवा को मैंने मान लिया यहां से एक ट्यूब मान लिया, ठीक है। अब इस ट्यूब के अंदर में एक हमने लगा दिया यहां पर ब्रेकर। अब इसके अंदर जो जाने वाली चीजें थी, जो अंदर जाने वाली चीजें थी, वो यहीं तक रुक जाएगी, ये ब्रेकर के अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। तो उस अवरोधक गर्भ निरोधक विधि को क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम विधि या डायफ्राम ऐसी विधियां होती है जो गर्भ निरोधक विधि होती है, जिसमें गर्भाशय ग्रीवा पर ब्रेकर या अवरोधक लगा दिया जाता है, ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, पुरुष नसबंदी के लिए एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो पुरुष नसबंदी के लिए, पुरुष में नसबंदी को हम क्या बोलते हैं? फिर से याद कर लो, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी वास डिफरेंस को आप लोग वास डिफरेंस को शल्य चिकित्सा या सर्जरी के द्वारा काट करके बांध देना क्या कहलाएगा? वेसेक्टोमी पुरुषों में होती है। तो पुरुष नसबंदी के लिए एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया क्या होती है? वेसेक्टोमी या नसबंदी होती है, ठीक है। आपका उत्तर यही मिल जाएगा और बहुत बार पूछा गया सवाल है बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ना। ये जितने सवाल करवा रहा हूं वे कहीं ना कहीं पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, या इससे जो टॉपिक आने वाले हैं ये उनके लिए फ्रेम बन रहा है, उनके लिए ये ट्रेलर बन रहा है कि हमको आगे कौन कौन से और कैसे टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शरीर के बाहर निषेचन की प्रक्रिया का वैज्ञानिक शब्द क्या होता है? ठीक है, शरीर के बाहर निषेचन करवाना। निषेचन क्या होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। पुरुष, चलो इसको ऐसे बना दूं ताकि याद रखना, ठीक है। ये आपका शुक्राणु, ये क्या किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है पुरुषों में, ठीक है।
ये है आपका अंडाणु मान लो, ठीक है, ये है अंडाणु, ये पाया जाता है महिलाओं में। अब पुरुष के शुक्राणु और महिलाओं के अंडाणुओं को निकाल करके एक बढ़िया अनुकूल परिस्थिति में दे करके उनका जो है शरीर के बाहर, महिला के शरीर के बाहर निषेचन करवाना और भ्रूण की अवस्थाएं बनाना क्या कहलाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी बाहर, शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन या निषेचन करवाना, जिसको हम क्या बोलते हैं? IVF भी बोलते हैं। और बेटा मेरे प्यारे बच्चों, IVF का पूरा नाम याद कर लेना, 2017 में पूछा गया है, याद कर लेना, 2017 में पूछा गया प्रश्न है, 1 मार्क का प्रश्न है। IVF का पूरा नाम लिखो, और IVF का पूरा नाम क्या लिखोगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये नहीं लिखना है शरीर के बाहर निषेचन, ना, ये लिखोगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि क्या बोला है? I का इन, V का विट्रो और F का फर्टिलाइजेशन, ये ऐसे ही देवनागरी में लिखना, ठीक है। IMP क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो चलते हैं अब अगले तरह की अपने जिन प्रश्नों के लिए हम यहाँ, जिन टॉपिक्स के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए, इस वीडियो को चालू किया गया है, अब चलते हैं उस तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे कि इस चैप्टर 3 में से, अध्याय क्रमांक 3 में से कौन कौन से मुख्य टॉपिक्स जो हमें परीक्षाओं में देखने मिलेंगे। और ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमारे जो MP बोर्ड के बच्चे हैं ना, उनको बहुत घबराते हैं, जो इन टॉपिक्स को देख के बहुत ज्यादा घबराते हैं, हर बार मैसेज करके, हर बार कॉल करके यही बोलते हैं कि अंकुश सर ये वाला टॉपिक तो बहुत दिमाग के बाहर जा रहा है, एक बार इसको समझा दीजिए। चलिए समझते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को, जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सबको। पहला क्या है? जन्म नियंत्रक उपकरण। अब ये क्यों रखा गया है? क्योंकि क्या होता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जन्म नियंत्रक उपकरण क्या होते हैं, इनको समझाइए, और उनके कुछ कुछ नाम आपको लिखने होते हैं। पर कई बार इन जन्म नियंत्रक उपकरण जितने प्रकार के हमको दिए गए हैं, उनको पूछ लिया जाता है कि सेपरेटली, जैसे IVF समझाइए, कॉन्डम समझाइए, या बहुत सारी जो चीजें हैं, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां या गर्भ निरोधक विधियां इत्यादि को समझाइए। इसीलिए ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जन्म नियंत्रक की परिभाषा, नियंत्रण होता है यानी किसी भी चीज पर कंट्रोल करना। अब बर्थ कंट्रोल करना या जन्म नियंत्रण करना क्या होता है, ये समझना जरूरी है। क्या होता है? गर्भधारण को रोकने के लिए पुरुषों और महिलाओं में कुछ उपकरणों, दवाओं या शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? आपका जन्म नियंत्रण के रूप में माना जाता है। अब कैसे हो सकता है? ये हो सकता है आपके कुछ उपकरणों के द्वारा, कुछ दवाओं के द्वारा, या सर्जरी के द्वारा। गर्भधारण को रोकना क्या कहलाएगा? आपका जन्म नियंत्रण करना, ठीक है। जन्म नियंत्रण की विधियां क्या होती है? जन्म नियंत्रण के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कुछ विधियों को हमने बताया है, और ये जो विधियां है बेटा, वो सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, देख लेते हैं। तो चलिए, इनका उपयोग अवांछनित गर्भधारण को रोकने और मासिक धर्म चक्र को संशोधित करने के लिए किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से गुण या कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ये समझ लेते हैं पहले। आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, चाहे सर्जरी हो, चाहे मौखिक गर्भ निरोधक हो, चाहे किसी भी तरह का उपकरण हो, वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो चीज असरदार होनी चाहिए, यानी एक बार में जितना उसका पीरियड होगा, या तो वो लाइफ टाइम हो सकता है, या तो कुछ हफ्ते हो सकता है, कुछ महीने हो सकता है, जो भी हो वो असरदार होना चाहिए, गर्भ निरोधक नियंत्रण में काम आना चाहिए। उसके बाद प्रतिवर्ती होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। शरीर पर उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, या फिर किसी भी तरह से यौन इच्छा और यौन क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हो गई अपनी इंपॉर्टेंस या कौन कौन से गुण होने चाहिए उसके बारे में। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित श्रेणियों की बात की जाएगी, इनको विभाजित किया जाएगा। और ये जितनी चीजें दिख रही है बेटा, ये आपके लिए सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये बहुत ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। प्राकृतिक उपकरण या पारंपरिक विधियां जो है, प्राकृतिक उपकरण हो सकते हैं, पारंपरिक विधियां हो सकती है, इनके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ नाम समझो। अवरोध विधियां हो सकती है, अवरोध उपकरण भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उपकरण, ठीक है। अवरोधन क्या होता है ये भी समझेंगे, और उसके बाद में इसमें कौन कौन सी विधियां होती है ये भी देखेंगे।
अब आईयूडी जिसको हमने शुरुआत में रिक्त स्थान के समय देखा था उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। मौखिक गर्भ निरोधक विधियां, जैसे सहेली, मैंने आपको रिक्त स्थान में समझाया था, सहेली को भी ध्यान से अपने को पढ़ना है, और बहुत सारी मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां मार्केट में उपलब्ध होती है, उनके बारे में समझना है, ठीक है। इंजेक्शन योग्य विधियां, ठीक है। उसके बाद होता है प्रत्यारोपण विधि, प्रत्यारोपण में भी कुछ कुछ चीजें ऐड करी जाती है, उसको भी आगे ध्यान से पढ़ेंगे। सर्जिकल विधियां, ट्यूबेक्टोमी हो गई, वेसेक्टोमी हो गई, इनको भी आगे बहुत ध्यान से पढ़ने वाले। चलिए बहुत जल्दी शुरुआत करते हैं, एक एक को समझेंगे और एक एक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है भैया, प्राकृतिक या पारंपरिक विधियां होती है। यह प्राकृतिक तरीके से गर्भ निरोधक की विधि है। इसमें कैलेंडर विधि, संयम विधि और मार्शल मूसर बायर्ड विधि शामिल होती है। कैलेंडर विधि मतलब जो महिला का मासिक धर्म या मासिक चक्र होता है उसके हिसाब से कुछ दिनों का गैप लेकर के यौन संबंध स्थापित करना, इन सब चीजों को कैलेंडर विधि कहा जाता है। संयम विधि क्या होता है, संयम विधि भी वही होता है, कंट्रोलिंग वाली, यौन इच्छाओं पे कंट्रोल करना, इन सब चीजों को संयम विधि कहा जाता है, ठीक है। इस विधि में महिला के मासिक चक्र के आधार पर सुरक्षित और असुरक्षित दिनों की गणना की जाती है, ठीक है। पर ये इतनी आपके लिए क्या हो जाती है, ये बहुत ज्यादा आपकी असंभव हो जाती है, चीजें बहुत ज्यादा असंभव, या आप बोल सकते हैं ये एकदम कंफर्म चीज नहीं होती है, इसीलिए इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है आज के दौरान में। प्राचीन काल में ये विधियां उपयोग की जाती थी, और इन सब चीजों को, इसका बेसिकली क्या है, हमको अभी तो इस बार हिस्ट्री नहीं है इस हमारे सिलेबस में, वरना क्या होता है कि ये जो विधियां आई है वो विधियां आई है आपके काम शास्त्र से, ठीक है। तो काम शास्त्र से जो ये विधियां आई है, जैसे कैलेंडर विधि हो गया, संयम विधि हो गया, और ये मूसर बायर जो विधि है, ये एक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई विधियां है, ठीक है। तो ये जो है ये उतनी ही आपकी कंफर्म विधियां नहीं है, उतनी कारगर विधियां नहीं है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। आईएमपी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये बताया है, ठीक है। उसके बाद में अवरोध विधियां, अवरोध विधि क्या होती है, यह भौतिक बाधा उत्पन्न कर गर्भ निरोधक करने की विधि है। अवरोध मतलब किसी भी पाइप में, ठीक है, पाइप को ले लेते हैं, अपने गार्डन में जो पानी का पाइप होता है उसको ले लेते हैं, किसी भी पाइप में कोई अवरोध उत्पन्न कर देना, जिससे क्या होता है कि यहाँ की चीज यहाँ ना जाए, यहाँ की चीज यहाँ ना जाए, यहाँ बीच में ब्रेकर लगा देना, एक अवरोध लगा देना, उसको क्या कहेंगे, अवरोध विधियां। तो ये क्या किया जाता है कि गर्भ निरोधक करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। उनमें क्या है, बहुत सारी चीजें, जैसे कॉन्डम है, डायफ्राम है और स्पर्मिसाइडल क्रीम है, इन सब का उपयोग किया जाता है। ये शुक्राणुओं को अंडाणुओं तक पहुंचने में रोकते हैं या पहुंचने से रोकते हैं, ठीक है। अब शुक्राणुओं को अंडाणुओं तक पहुंचने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो पुरुष के लिंग में ये विधियां उपयोग करनी पड़ती है, या तो फिर महिला के योनि वाले जो सेक्शन है या जो पोर्शन है उस पर ये विधियां आपकी उपयोग करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे हम इनको डिटेल में। कॉन्डम जो है ये इसलिए रखा गया है क्योंकि आईएमपी है, आपकी परीक्षा में पूछा गया है एक दो बार, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। क्या है भैया, कॉन्डम पुरुष द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, रबर या लेटेक्स शीट से बना होता है, ये एक बैरियर होता है। महिला के लिए लिंग या योनि और गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी पुरुष कॉन्डम भी मार्केट में अवेलेबल होता है, महिला कॉन्डम भी मार्केट में आपके अवेलेबल होता है। और ये क्या करता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर से ये प्रश्न बन जाता है, क्योंकि ये जो कॉन्डम है ये दोनों तरह से काम आता है। एक तो गर्भधारण को रोकता है, गर्भधारण को रोकता है। दूसरा, यौन संचारित रोगों को रोकता है या रोगों से बचाता है, तो इसलिए कॉन्डम दोनों काम में आ जाता है। और उसके बाद ही सबसे सस्ता है, मार्केट में सब जगह अवेलेबल है, और सारी आपके जो सरकारी मानक है उन पर खरा उतरता है, और ये बहुत ज्यादा कारगर विधि भी है, इसलिए ये बहुत ज्यादा आईएमपी भी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट रबर, ठीक है। ये डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट रबर जो है ये अवरोधक होते हैं जिनको संभोग के दौरान महिला प्रजनन पथ में डाला जाता है।
अब ये क्या होता है, इसका उपयोग कौन करता है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, इनका उपयोग कौन करता है, महिला प्रजनन महिलाएं करती है या महिलाओं को करने योग्य ये चीजें होती है, जिसको महिला योनि के आसपास में लगा दिया जाता है या उसके ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे कि जो शुक्राणु होंगे पुरुष के वो महिला के अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर शुक्राणु महिला के अंडाणु तक नहीं पहुंचेंगे तो निषेचन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या है, इंट्रा यूरेटियन डिवाइस, यूटेरियन डिवाइस, माफ कीजिएगा, इंट्रा यूटेरियन डिवाइस की बात की जा रही है। ये आईएमपी है, ये बहुत बार पूछा गया है आपकी परीक्षा में 2017 में, और उसके पहले भी 2015 में मेरे ख्याल से पूछा गया है, और अभी आने वाले इसमें 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए ये सवाल पूछा जाता ही जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे इंट्रा यूटेरियन डिवाइस की। यह गर्भधारण में डाला जाने वाला, माफ कीजिएगा, ये गर्भाशय में डाले जाने वाला एक छोटा उपकरण होता है। इसमें तांबे या हार्मोन का प्रयोग होता है। ठीक है, कॉपर टी का नाम सुना होगा, कॉपर टी का नाम सुना है, यही इंट्रा यूटेरियन डिवाइसेस में से एक है और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा है ये। काफी दिनों तक आपका मेडिकल जो लाइन है उसमें इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ये है आपका छोटा सा उपकरण होता है, ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। आप लोगों ने अपने जब आप पढ़ रहे थे तब आपने देखा भी होगा, कुछ इस प्रकार का टी के आकार का होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार के आकार का होता है जिसको महिला योनि के अंदर में डाला जाता है, और ये जाकर के क्या है, महिला योनि के अंदर जाता है और ऐसा खुल जाता है जिससे जो शुक्राणु है वो नहीं जा पाते। ठीक है, तो ये तांबे या हार्मोन का प्रयोग होता है इसमें। यह 3 से 10 साल तक प्रभावी रहता है और डॉक्टर द्वारा लगाया और निकाला जाता है। ठीक है, डॉक्टर द्वारा ही या प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही निकाला और लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या है भाई साहब, इसके उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण है आयुसीडी, गैर औषधीय या आयुडी, जिसको हम लिप्स लूप बोलते हैं। इसका प्रचलन एक समय तक था, पर ये बाद में दिक्कतें पैदा करने लगा था, टूट जाता था या इससे शुक्राणु चले जाते थे अंदर, तो ये चलन में नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, या हमने इसको क्या बोल दिया, कॉपर टी, जिसको हमने बोला था वो ये। ठीक है, ये सब इसके नाम है, कॉपर टी, CU7 या मल्टीलोड 375, इनको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जैसे जैसे प्रोजेस्टेस्टर, और उसके बाद LNG-20। ठीक है, ये सारी चीजें है क्या, आपकी इंट्रा यूटेरियन डिवाइस। ठीक है, चलिए अब बढ़ते आगे। आगे देखेंगे अगला क्या है, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां। मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती है, गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध होती है और गर्भ निरोधक का सबसे प्रभावी और अस्थायी साधन है। ठीक है, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए अगर गर्भधारण को रोकना है, परमानेंट गर्भधारण नहीं लेना है, तो क्या कहलाएंगे, क्या बोलेंगे इसको, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग किया जाता है, जो बाजार में आसानी से उपलब्ध होती है, मेडिकल स्टोर्स पे उपलब्ध होती है। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां कई प्रकार की होती है, लेकिन सबसे आम संयुक्त गोली होती है। ठीक है, इसमें सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मिश्रण होता है। ये दोनों जो हार्मोन होते हैं वो कहीं ना कहीं गर्भधारण को प्रेरित करने और रोकने के लिए काम आते हैं। ठीक है, ये हार्मोन LH और FSH के स्त्राव को रोकते हैं, यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल सिमुलेटिंग हार्मोन को रोकते हैं। बदले में कूप विकास और ओव्यूलेशन को भी रोकते हैं। कूप विकास और ओव्यूलेशन क्या होता है, जो आपके महिला के अंदर में जो शुक्राणु से अंडाणु जब मिलता है तो निषेचन होता है, और इनको भी रोका जाता है, और उसके पहले ही महिला के अंदर में जो ओव्यूलेशन होता है, यानी जो अंडाणु जनन होता है, उसको नहीं होने देते। क्या नहीं होने देते, अंडाणु जनन नहीं होने देते। अब जब अंड नहीं बनेगा तो अगर स्पर्म चले भी गए महिला के अंदर में तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये आसानी से आपके जो स्पर्म है वो कुछ दिन के बाद में बाहर निकल जाएंगे या फिर निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां होती है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है सहेली। सहेली है, उसके बाद में अनवांटेड 72 करके ये कुछ मौखिक गर्भ निरोधक आती है, जिनका जो आसानी से बाजार में उपलब्ध होती है, और ये अस्थायी गर्भ निरोधन का काम करती है। और सहेली के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, पहली भारतीय बनी हुई क्या है, आपकी गर्भ निरोधक गोली है।
उसके बाद में ये 1 हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है। उसके बाद ही ये क्या है, मौखिक गर्भ निरोधक का एक सबसे मुख्य उदाहरण है। ठीक है, तो बेटा इसको भी आईएमपी लगा ही लेना, ये बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, और इससे 2 मार्क और 3 मार्क के लिए पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंजेक्शन विधियां, इंजेक्शन योग्य विधियां। हर 2-3 महीने में लगाए जाने वाला हार्मोन इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या कर रहे हैं, जैसे गर्भ निरोधक गोली में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को डाला गया था, वैसे ही इंजेक्शन लगाया जाता है। प्रोजेस्टेरोन और आपका जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का इंजेक्शन लगा लिया जाता है। ये अंडोत्सर्ग को रोकता है और गर्भाशय की परत को पतला बनाता है। ठीक है, उसके बाद शल्य चिकित्सा विधि। शल्य चिकित्सा विधि को हम क्या बोलते हैं, सर्जरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस विधि में नसबंदी भी कहा जाता है। इसका उपयोग पुरुष और महिला दोनों में गर्भधारण रोकने के लिए अंतिम गर्भ निरोधक विधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या होती है, ये परमानेंट होती है, स्थायी गर्भ निरोधक होती है, स्थायी गर्भ निरोधक। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, इसमें 2 चीजें हैं जिसको आगे अभी अपन पढ़ेंगे। ये एक सेपरेट, ये जो शल्य चिकित्सा विधि है इसके जो दोनों तरह के हैं, महिला में और पुरुष में जो गर्भ निरोधक विधियां है, वो उनको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसमें अंतर भी पूछा गया है, इसमें सेपरेट क्वेश्चन भी बना है, तो इसको अभी अपन अलग से पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने समझ लिया कि गर्भ निरोधक की कौन कौन सी विधियां होती है। अब बात करेंगे स्थायी गर्भ निरोधन में मेल में, पुरुषों में कौन सी विधि होती है। नसबंदी या वेसेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, नसबंदी या वेसेक्टोमी। याद रख लेना, रट लेना, घोट के पी लेना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक बन जाता है इस चैप्टर से आने वाले, क्योंकि बार बार लगभग 10 सालों में 5 से 6 बार पूछ लिया है एमपी बोर्ड ने। ठीक है, पुरुष नसबंदी क्या होती है, या पुरुष नसबंदी या नसबंदी पुरुषों में शल्य चिकित्सा की एक विधि है। शुक्राणुओं को निकलने से रोकने के लिए शुक्र वाहिका में एक छोटा सा हिस्सा काट के निकाल दिया जाता है, या अंडकोश पर एक छोटा सा चीरा लगाकर उसे बांध दिया जाता है। क्या होता है, चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये है आपके पुरुष जनन तंत्र का पूरा भाग, या जनन तंत्र पूरा आपका, और ये दिख रही है जो आपकी ये जो नलिया दिख रही है, चलो ऐसे समझेंगे, काले अक्षर से समझ में आ जाएगा। ये जो नलिया दिख रही है, ये क्या है, आपकी शुक्र वाहिनी है। क्या है बेटा, आपकी शुक्र वाहिनी। ठीक है, ये क्या काम कर रही है, यहां से लेकर के आपके लिंग तक क्या पहुंचा रही है, शुक्राणुओं को पहुंचा रही है। ठीक है, सीमन को पहुंचा रही है। अब अगर यहां से काट दिया जाए, ये शुक्रवाहिनी जो थी वो पूरी पूरी यहां तक कंप्लीट थी, पूरी जुड़ी हुई थी, अगर इसको दोनों साइड से काट के दोनों एंड पे बांध दिया जाए, तो यहां से निकलने वाला शुक्राणु क्या है, यहां तक पहुंच पाएगा क्या, नहीं। इस साइड भी यही करेंगे, दोनों तरफ पाई जाती है शुक्रवाहिनियां, दोनों अंडाशय से, दोनों वृषण से लिंग तक पहुंचने का काम करती है। ठीक है, तो यहां पर शुक्राणु जाएंगे पर यहां से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि काट दिया है, कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो काम किया जा रहा है, ये काम को क्या बोला जाता है, इस काम को बोला जाता है वेसेक्टोमी। अब वेसेक्टोमी क्यों बोला जाता है, याद करने का तरीका क्या है, इस नली को हम क्या बोलते हैं बेटा, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को अगर काट दिया जाए, वास में कट लगा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, वेसेक्ट। ठीक है, वेसेक्टोमी क्या हो जाएगा, वेसेक्टोमी। तो क्या हो गया, नसबंदी या वेसेक्टोमी किसमें की जाती है, पुरुषों में किया जाता है। क्यों, क्योंकि वास डिफरेंस किसमें पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया, चलेंगे आगे। अब महिला नसबंदी यानी ट्यूबेक्टोमी की बात करेंगे। वैसे तो महिला नसबंदी कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि नसबंदी थोड़ी की जा रही है, यहां पर एक ट्यूब को, एक पाइप को काट करके अलग किया जा रहा है, या काट करके बांध दिया जा रहा है। ठीक है, चलो समझते हैं इसको क्या है। ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में शल्य चिकित्सा पद्धति है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें किया जाता है फेलोपियन ट्यूब का एक छोटा हिस्सा काटकर शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक है, ये तकनीक अत्यधिक प्रभावी है, लेकिन उनकी प्रतिवर्तता बहुत ज्यादा खराब होती है। ठीक है, चलो इसको समझते हैं कैसे, अपने चित्र के माध्यम से। ये है आपके महिला प्रजनन तंत्र का भाग। ठीक है, तो ये क्या आपका महिला प्रजनन तंत्र है। अब महिला प्रजनन तंत्र में ये दिखाई दे रही है आपको फेलोपियन ट्यूब दोनों ओर। अब इनको काट दिया जाता है। अब जो स्पर्म्स
किसी पुरुष से महिला के अंदर में ट्रांसफर होंगे तो वो यहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, काय से, अंडाशय के पास में नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को काट करके दोनों एंड को बांध दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे करके ट्यूबेक्टोमी होती है। और ट्यूबेक्टोमी को याद करने का तरीका क्या है? फेलोपियन ट्यूब को बांधा जा रहा है काट के, ट्यूब को बांध दिया, ट्यूब को कट करके सर्जरी कर दी गई तो क्या होगा? ट्यूबेक्टोमी होगा। तो महिलाओं में क्या होगा? ट्यूबेक्टोमी होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे अगले प्रश्न, अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या बोल रहा है भाई साहब? आपका एमनियोसिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक माना जाता है। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनर्स का, प्रश्न बनाने वालों का वीवीआईपी क्वेश्चन है बेटा, वीवीआईपी क्वेश्चन है। क्या है भाई साहब? वीवीआईपी क्वेश्चन है, याद कर लेना, घोट के पी लेना, रट लेना। 3 मार्क के लिए पूछा गया है, जब भी पूछा गया है 3 मार्क दिलाएगा आपको। ठीक है, ध्यान रख लेना। इतना क्यों प्रेशर डाल रहा हूं? क्योंकि बहुत बार 10 सालों में लगभग 8 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलते हैं। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है देख लेते हैं। ये एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं, भ्रूण संक्रमण और लिंग निर्धारण के जन्म पूर्व निदान में किया जाता है। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझो, कहानी के तौर पर बता दूंगा। क्या होता है जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसका लगभग जब प्रेगनेंसी चालू हो जाती है 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद में क्या होता है, उसके गर्भ धारण करने के बाद में क्या होता है कि उसके पेट के अंदर या गर्भ के अंदर पल रहे जो भ्रूण है या जो बच्चा हम कह सकते हैं, उसमें कोई गुणसूत्रीय विकार तो नहीं है, उसमें कोई भ्रूण संक्रमण तो नहीं है, या फिर उसमें लिंग निर्धारण क्या है, वो महिला है या पुरुष है, इसको जानने के लिए एक विधि का एक उपयोग किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एमनियोसिंथेसिस बोलते हैं। अब इस एमनियोसिंथेसिस की विधि को करते कैसे है? तो गर्भ के अंदर में एक इंजेक्शन डाला जाता है, उससे गर्भ का जो एमनियोटिक द्रव है उसको बाहर निकाला जाता है और उसके बाद उसको लैब टेस्टिंग की जाती है जिसमें पता चलता है उस गर्भ के अंदर में जो आपका लिक्विड होता है, एमनियोटिक द्रव होता है, उसके अंदर से हमको पता करते हैं हम लोग कि कोई गुणसूत्रीय संबंधी बीमारी तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद में भ्रूण संक्रमण तो नहीं है, और उसके बाद कई आपके देशों में क्या किया जाता है? लिंग निर्धारण, क्या वो बच्चा मेल है, क्या वो बच्चा फीमेल है, उसका पता लगाने के लिए भी क्या किया जाता है? एमनियोटिक द्रव का परीक्षण किया जाता है। और इसी विधि को क्या कहा जाता है बेटा? एमनियोसिंथेसिस कहा जाता है। अब एमनियोसिंथेसिस जो है वो भारत में प्रचलित नहीं है, वो भारत में बैन कर दिया गया है। कुछ सरकारी जो है परमिशंस के बाद, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बाद ही कोई भी प्रोफेशनल डॉक्टर, वो भी सरकारी हॉस्पिटल वाला जो प्रोफेशनल डॉक्टर होगा, जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी, वो प्रशासनिक अधिकारी के निरीक्षण में यह काम कर सकता है, पर बशर्ते जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया हो। ये मुख्यतः उन महिलाओं पे किया जाने वाला चीज है या उन महिलाओं पे की जाती है ये एमनियोसिंथेसिस जिनके विगत पीढ़ियों में गुणसूत्रीय विकार पाए जाते हैं, चाहे उनके पति के पीढ़ियों में या फिर महिला के पीढ़ियों में गुणसूत्रीय विकार पाए जाएंगे, उनको परमिशन लेके करने की अनुमति दी जाती है, वो भी ना के बराबर। यानी बोल दिया जाए कि भारत में ये एमनियोसिंथेसिस बिल्कुल बिल्कुल बैन है। ठीक है, क्या है? बैन है। तो ये याद रख लेना, पर ये इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। 3 मार्क आपको देगा, 3 मार्क आपको आप इससे पा लोगे। ठीक है, बहुत आसान भाषा में मैंने समझा दिया है। अब इसको एक बार याद कर लेना, देख लेना, उसके बाद में आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, एमनियोसिंथेसिस में शामिल जोखिम कौन कौन से हो सकते हैं ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। गर्भपात का खतरा होता है भैया, जब गर्भाशय में इतनी बड़ी इंजेक्शन डालेंगे, कुछ दिक्कत हो गई, कहीं और लग गई, कुछ हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो गर्भपात का खतरा बना रहता है, इसलिए भी एक कारण है बैन करने का। ठीक है, चोट लगने का खतरा होता है जब इंजेक्शन जाएगी, एक अंदाजन इंजेक्शन डाला जाता है, सोनोग्राफी के हिसाब से इंजेक्शन डाला जाता है, पर क्या हो पता अगर वो भ्रूण कोई किसी तरह से डैमेज हो जाए उस इंजेक्शन से, तो चोट लगने का खतरा होता है। ऐठन आ जाती है गर्भाशय में। ठीक है, पंचर स्थल या योनि से एमनियोटिक द्रव का रिसाव होता है, जब किसी गर्भाशय के अंदर में ये डाला जाएगा इंजेक्शन, तो ये जो स्थान था जहां पे इंजेक्शन डाला गया था
वहां से रिसाव का खतरा होता है, क्योंकि ये इंजेक्शन जो होता है वो नॉर्मल साइज का इंजेक्शन नहीं होता, ये काफी मोटा इंजेक्शन होता है जो स्किन में काफी बड़ा छेद बनाना या बना सकता है। ठीक है, उसके बाद में समय से पहले प्रसव होने की संभावना भी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर बात हो गई आपके एमनियोसेंटेसिस में शामिल खतरों की। उसके बाद बात कर लेते हैं अब अपने मेडिकल टर्मिनेशन गर्भावस्था की या एमटीपी। ठीक है, एमटीपी। अब ये एमटीपी क्या है, पहले तो इसका फुल फॉर्म जानना, क्योंकि एक मार्क के लिए पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एक एक मार्क बचा दूंगा बेटा, एक एक मार्क के लिए तक बता दूंगा इन टॉपिक से। एक एक मार्क के लिए भी अगर क्वेश्चन पूछा गया होगा सब कुछ बताऊंगा, बस मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, यहीं पे पूरी तैयारी हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए एमटीपी क्या होता है, एमटीपी क्या होता है पहले ये जानना जरूरी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है इसका मतलब। अब इसका हिंदी में मतलब क्या है गुरुजी, ये भी तो समझा दीजिए। तो बिल्कुल आपको समझा देंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था को चिकित्सीय तौर पर रोकना या गर्भधारण को चिकित्सीय तौर पर रोकना कहलाएगा आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म है एमटीपी, जिसको आपको एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है, जिसका फुल फॉर्म आपको एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है। अब 3 मार्क के लिए अगर ये प्रश्न आ जाए कि एमटीपी क्या है इसको समझाइए, या फिर मेडिकल टर्मिनेशन गर्भावस्था क्या है इसको समझाइए, तो कैसे लिखना है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले कि यह गर्भस्थ शिशु की प्रारंभिक अवस्था में काफी सुरक्षित तरीके से कराया जाता है, जो प्रायः 12 सप्ताह तक, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रख लेना, समय लिखना जरूरी है। लगभग जो गर्भधारण के 12 सप्ताह तक एमटीपी करा जा सकता है। गर्भधारण अगर हुआ है तो उसके 12 सप्ताह के बीच में गर्भधारण को मेडिकल तौर पर रोका जा सकता है, उसके बाद रोकना असंभव होता है एमटीपी के द्वारा। ठीक है, तो यहां से समझ में आ गया कि यह गर्भस्थ शिशु की प्रारंभिक अवस्था में काफी सुरक्षित तरीके से चिकित्सीय सहायता से खत्म करने का या रोकने का तरीका है। प्रायः 12 सप्ताह तक समय होता है, अर्थात गर्भावस्था के पहले 3 महीने के अंदर में हो सकता है। ठीक है, इसके बाद गर्भपात कराना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इस समय तक गर्भस्थ शिशु अपरा के निर्माण द्वारा माता से गर्भाशय से मजबूती के साथ चिपक जाता है। जब गर्भस्थ शिशु 3 महीने के बाद बड़ा हो जाता है, भ्रूण जो है 3 महीने से ज्यादा का हो जाता है, तो अपरा जो होती है उससे वो जुड़ जाता है, कौन, मादा के शरीर से वो जुड़ जाता है और काफी मजबूती से जुड़ जाता है, जिससे गर्भपात कराने पे माता पे भी खतरा हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि 3 महीने के बाद में क्या होता है, अत्यधिक रक्तस्राव की गंभीर समस्या बन सकती है मेडिकल टर्मिनेशन में, इसलिए 12 सप्ताह तक इसको वैलिडली किया जाता है। अब ये किया क्यों जाता है, कई बार क्या होता है कि अवांछनित गर्भधारण से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा यदि किसी रेप की गई महिला को बोला जाए कि भैया इसका जो गर्भधारण हो चुका है और ये 3 महीने तक का 3 महीने से पहले तक इसका गर्भ हो चुका है, तो उसको अगर समाप्त करने की कोशिश की जाए तो एमटीपी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लीगल प्रोसेस होती है, इसमें उच्च अधिकारियों के सामने में ये किया जाना जरूरी होता है, उनके सामने रिपोर्ट पेश की जाती है और बहुत ज्यादा संगीन मामलों में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर बात खत्म हो गई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, चलिए तो आप देख लेते हैं मेडिकल टर्मिनेशन गर्भावस्था के कुछ ऐसी चीजें जो आपको काम में आ सकती है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यह अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने की तकनीक है। ठीक है, अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने की तकनीक है। इस तकनीक के उपयोग द्वारा असामान्य गर्भस्थ शिशु को गर्भपात द्वारा बाहर निकाला जाता है। क्या होता है कि जब सोनोग्राफी द्वारा पता चल जाए कि सामान्य नहीं है, भ्रूण जो है उसका अच्छे से वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में भी माता और पिता की क्या बोलते हैं मंजूरी के साथ में एमटीपी करवाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हालांकि आजकल इसका दुरुपयोग सामान्य मादा गर्भस्थ भ्रूण की हत्या के रूप में भी सामने आने लगा है, जो भारत सहित बहुत सारे देशों में
देखने के लिए मिल जाता है। अब क्या हो गया है कि भैया आजकल के कल्चर के अनुसार ये हो गया है, एमटीपी को बहुत ज्यादा चलन हो गया है कि प्रेग्नेंट हो गई महिला और वो जा करके क्या करवाने लगे हैं, आपका भ्रूण की हत्या करवाने लगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका बहुत ज्यादा ही आपका संवैधानिक या असंवैधानिक मैं बोल सकता हूं या संवेदनशील बोल सकता हूं, ये मुद्दा आजकल भारत में और अन्य देशों में देखा जाने लगा। ठीक है, अब बात करेंगे सहायक प्रजनन तकनीक की। सहायक प्रजनन तकनीक क्या हो सकती है? ऐसी तकनीकें जिसका उपयोग प्रजनन के लिए किया जाता था। अब तक के क्वेश्चन और टॉपिक क्या देखे अपन ने? प्रजनन को या गर्भावस्था को रोकने वाली चीजें देखिए। अब देखेंगे कि जिन दंपत्ति के यानी किसी मेल और फीमेल, जो शादीशुदा मेल और फीमेल है या जो बच्चा चाहते हैं पर किसी कारण से वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ है या गर्भ धारण करने में असमर्थ है, उनके लिए मेडिकली कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है और इन्हीं सुविधाओं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सहायक प्रजनन तकनीकों की और देख लेते हैं कि आखिर ये होती क्या है और कौन कौन सी होती है और इससे किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न बन सकते हैं। चलिए, तो अब सहायक प्रजनन तकनीक की कुछ तकनीकें देख लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है और जो हमारी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पूछी जाती है, जिसमें से एक है आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा आईएमपी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप बोल लो इसको, वो है। ठीक है, चलो इसमें क्या होता है, आईवीएफ में क्या होता है? आईवीएफ उन जोड़ों के लिए, उन दंपत्ति के लिए होता है जो गर्भधारण नहीं कर पाते नेचुरली या प्राकृतिक तौर पर, तो उनके लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं या फर्टिलाइजेशन आपके क्लिनिक्स बनाए जाते हैं जहां पर क्या किया जाता है, कृत्रिम तौर पर गर्भधारण के लिए कुछ विधियां अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है, पहले तो अंडाणु का निष्कर्षण होता है, महिला का जो स्वस्थ अंडाणु है उसको बहुत ही अच्छी कंडीशन में निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद शुक्राणु का नमूना लिया जाता है, यानी जो आपका उनका पति होगा, उस दंपत्ति में जो मेल होगा उसका शुक्राणु निकाला जाएगा। ठीक है, अब अंडाणु महिला का निकाल लिया, शुक्राणु निकाल लिया, अब उसका निषेचन क्या कहाँ करवाया जाता है? प्रयोगशाला में, पेट्री डिश में करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि अगर नेचुरली हो सकता था तो गर्भधारण के समय वो महिला के अंदर ही उसका निषेचन हो जाता, पर नहीं हो पाया है, इसीलिए प्रयोगशाला में, पेट्री डिश में उसका निषेचन किया जाता है। उसी गर्भ के वातावरण के हिसाब से उसको दिया जाता है उस पेट्री डिश में, जहां पर वो अंडाणु और शुक्राणु मिलके एक भ्रूण का निर्माण करने की प्रक्रिया चालू करते हैं। अब भ्रूण का विकास क्या होता है? जैसे ही अंडा निषेचित हो जाता है, भ्रूण बनने लगता है, तो उस भ्रूण को अच्छी अवस्था में कहां डाल दिया जाता है? उस महिला के अंदर डाल दिया जाता है, यानी उस महिला के गर्भ में धारित करवा दिया जाता है। और जिससे क्या होता है भाई साहब, आपकी जो महिला थी, उस महिला नेचुरली वो नहीं कर पा रही थी, कंसीव नहीं कर पा रही थी या गर्भधारण नहीं कर पा रही थी, अब वो भ्रूण जाने के बाद धीरे धीरे उसके बॉडी में गर्भधारण की प्रक्रिया, आगे की प्रक्रिया, भ्रूण की जो है विकास की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इसको बोलते हैं हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसी से एक और मिलता जुलता टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, टेस्ट ट्यूब बेबी। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रख लेना, 3 मार्क के लिए यह प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब ये टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ही एक रूप है। अब इसको क्या बोलते हैं? स्त्रियां जब गर्भधारण करने योग्य नहीं होती है, उस स्थिति में परख नली शिशु तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी नाम से आ जाए या परख नली शिशु तकनीक के नाम से आ जाए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, स्त्रियों में अनिषेचित अंडाणु को एंटीसेप्टिक स्थिति में निकाला जाता है। इसमें भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तरह ही स्टेप फॉलो करे जाते हैं। जो महिला है उसको उसके अंडाणु निकाले जाते हैं एंटीसेप्टिक कंडीशन में, यानी बिना किसी इंफेक्शन के जो है आपके स्थिति में निकाले जाते हैं। ठीक है, अब इस अंडाणु को परख नली में लेकर शुक्राणु लिया जाता है, जो मेल होता है उसका शुक्राणु लिया जाता है और इसे परख नली के अंदर में निषेचित होने या फर्टिलाइजेशन की क्रिया करवाते हैं। इस निषेचित अंडाणु से विदलन की क्रिया, यानी अब ये जो निषेचित अंडाणु होगा वो भ्रूण बनने की अपनी जो प्रक्रिया है वो चालू करेगा और इसमें विदलन होगा, यानी वो उसमें जो कोशिका की संख्या बढ़ती जाएगी और कोशिका की संख्या क्या हो जाती है? 32 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है। जब 32 कोशिकाएं वाला ये भ्रूण बन जाता है
तब इस स्थिति में इसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। 1 मार्क का आता है बच्चा, इसको याद रख लेना, ब्लास्टोसिस्ट। 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण क्या कहलाता है, ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। 1 मार्क के लिए रिक्त स्थान में 2019 में पूछा गया है, ठीक है, तो ये याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद इस 32 कोशिकीय भ्रूण वाला जो है उसका रोपण किसमें किया जाता है, स्त्रियों के गर्भाशय में किया जाता है। फिर आगे की जो आपके प्रोसेस होती है, भ्रूण की जो विकास की आगे की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, उस महिला के गर्भाशय में हो जाती है। ये भी टेस्ट ट्यूब बेबी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, ठीक है। चलेंगे उसके बाद जिप्ट और गिफ्ट समझेंगे। जिप्ट और गिफ्ट 2-2 मार्क के लिए पूछे गए सवाल है बेटा, 2-2 मार्क के लिए पूछे गए हैं। जिप्ट अलग पूछ लिया जाता है, गिफ्ट अलग पूछ लिया जाता है, या इनमें अंतर पूछ लिया जाता है 3 मार्क के लिए। अंतर अभी आगे देख लेंगे, अभी समझ लेते हैं जिप्ट गिफ्ट होते क्या है। तो जिप्ट गिफ्ट को बेटा इसको याद रख लेना, जिप्ट गिफ्ट का पूरा नाम भी याद रख लेना, 1 मार्क के लिए पूछा जाना संभावित है, ठीक है। जिप्ट का मतलब क्या होता है, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और गिफ्ट का मतलब क्या होता है, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें अंडाणु और शुक्राणु को सीधे महिला के फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जिप्ट का मतलब क्या होता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें अंडाणु शुक्राणु ना डाल के जाइगोट यानी भ्रूण बना करके क्या किया जाता है, जो है इसमें निषेचित अंडे यानी भ्रूण की अवस्था वाले में फेलोपियन ट्यूब में महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं जिप्ट, ठीक है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं अपन, क्या इसमें अंतर देख लेते हैं। अंतर क्या है इनके, जिप्ट और गिफ्ट के अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए प्रश्न पूछा जाता है। 3 मार्क का सवाल है भाई साहब, ये 3 मार्क का सवाल है। और जहां भी अंतर लिखने वाला सवाल आ जाए, अंतर कैसे लिखना है, कुछ इस प्रकार लिखना है, एक बार ध्यान से देख लो। बढ़िया से बॉक्स बनाना, एक साइड जिप्ट लिखना है, एक साइड गिफ्ट लिखना है, एक एक करके आमने सामने इनके क्या लिखने हैं, अंतर लिखने। चलिए शुरुआत करते हैं। जिप्ट क्या होता है, इसका नाम से शुरुआत करेंगे, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसे ट्यूब्यूनल भ्रूण स्थानांतरण भी कहा जाता है। उसके बाद गिफ्ट का नाम बोलेंगे क्या, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें अंडे और शुक्राणु को यानी अंडाणु और शुक्राणु को सीधे फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन नलिका में रखा जाता है और निषेचन शरीर के बाहर होता है, ठीक है। उसके बाद जिप्ट में क्या होता है भाई साहब, जिप्ट में निषेचित अंडे को फेलोपियन ट्यूब में रखा जाता है, जबकि गिफ्ट में अंडे और शुक्राणु को फेलोपियन ट्यूब में रखा जाता है। यहाँ निषेचन करवा के रखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जिप्ट में निषेचन शरीर के अंदर होता है, गिफ्ट में निषेचन शरीर के बाहर होता है। इतना आपको लिख देना है, मार्क मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। अब चलेंगे, एक और आपके बनने की स्थिति हो जाती है, यहाँ पर अंतर बनने की स्थिति हो जाती है, और वो अंतर आता है भाई साहब आपके वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी से, है ना। यानी पुरुष नसबंदी से और महिला नसबंदी से आपका अंतर पूछ लिया जाता है कभी कभी, और ये भी अगर आ गया तो बच्चा 3 मार्क का आएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी की। नाम से समझ में आना चाहिए, वेसेक्ट यानी वास्ट डिफरेंस को कट लगाना क्या कहलाएगा, पुरुष नसबंदी कहलाएगा। उसके बाद ट्यूबेक्टोमी को क्या कहलाएगा, ट्यूबेक्टोमी को यानी फेलोपियन ट्यूब को अगर काट के कट लगाना क्या कहलाएगा, आपका महिला नसबंदी कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में चलो देख लेते हैं, ऐसे ही बॉक्स बनाना है, पहले भी आपको बता दिया है कि बेटा बॉक्स बना के ही अंतर लिखना है, ठीक है। एक साइड लिख देंगे पुरुष नसबंदी, एक साइड लिख देंगे महिला नसबंदी, या फिर लिख देंगे वेसेक्टोमी और एक साइड लिख देंगे ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। अब अंतर लिखेंगे, पुरुष नसबंदी, पुरुष नसबंदी के लिए एक शल्य प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु वाहिनी को एक छोटे हिस्से को काटकर अलग कर दिया जाता है, ठीक है। शुक्र वाहिनी जो होती है जिससे शुक्राणु बाहर ना निकल पाए या बाहर ना आ जाए, ठीक है, उससे काट दिया जाता है शुक्र वाहिनी को। यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पे अंड वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। अंड वाहिनी काट दी इधर, शुक्र वाहिनी काट दी इधर, ठीक है। उसके बाद में पुरुष वाहिका संकीर्णन इस प्रकार विभाजित और एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर बात की जा रही है जो शुक्र वाहिनियां होती है वो एक साथ विभाजित और क्या होती है, जुड़ी होती है। इस प्रक्रिया के दौरान फेलोपियन ट्यूब को विभाजित करके एक साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, एक साथ जोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या बोला गया है, यह शुक्राणु को बाहर निकलने से रोकता है और ये अंडे को यानी अंडाणु को शुक्राणु के संपर्क में आने से रोकता है, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना है क्या, आपके अंतर, और मार्क मिल जाएंगे आपको 3। चलिए तो अब चल लेते हैं हमारे अंतिम छोर की ओर, जहां पर हम खत्म करने वाले हैं इस
अपने लेक्चर को, इस वीडियो को। पर पहले जाने से पहले हमको क्या करना है, हमको देखना है कि आज इस लेक्चर के दौरान हमने क्या क्या पढ़ लिया है और हमको कितने कितने मार्क के हमारे प्रश्न यहां से बन जाएंगे। तो मार्क के अगर प्रश्न की बात किया जाए तो 1 के लिए भी पढ़ लिया भाई साहब, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी और 4 के लिए भी हम तैयार है। अगर इस चैप्टर से 1 2 3 4 कितने भी मार्क का आ जाए हम तैयार बैठे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे गेसिंग बोल रही है इस चैप्टर से एकाध बन जाएगा आपका 1 मार्क का कोई भी प्रश्न, चाहे वो आपका हो जाए क्या, आपका 1 मार्क का क्या बन जाएगा, सही विकल्प बन सकते हैं, रिक्त स्थान बन सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए बन सकते हैं, सत्य असत्य बन सकते हैं, सही जोड़ी बन सकते हैं, कुछ भी एक बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है कि एकाध आ जाए आपके 3 मार्क वाला प्रश्न। ठीक है, और ये मार्क जो 3 मार्क वाले प्रश्न है वो इन्हीं टॉपिक्स में से आ सकते हैं बेटा, ये पूरी पूरी संभावना है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो हमने इसमें क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया गर्भावस्था को रोकने के लिए, गर्भधारण को रोकने की सारी टेक्निक। ठीक है, उसके बाद गर्भधारण की सारी टेक्निक, सारी चीजें देख ली। उसके बाद 2 अंतर देख लिए, ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी में, जिफ्ट और गिफ्ट में। ठीक है, तो यहां से मैं समझता हूं कि सारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा आने वाले क्वेश्चन थे, वो अपन ने निपटा चुके हैं। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, और कोई अन्य अपने मुख्य और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। अरिविहान के साथ टाटा बाय बाय और जय हिंद।